नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित स्वागत करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं सभी मेरे प्रिय साथी? आशा करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त और लगातार अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, अपने जून माह की क्रोनोलॉजी का अध्ययन कर रहे थे और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज अपने इस सेशन में अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बड़े शानदार और बड़े रोचक तरीके से अपने पढ़ेंगे, बहुत कम समय में और बहुत कुछ जानेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग और रुचिपूर्ण अपने लिए सेशन यह रहने वाला है। जरूर सेशन में अंत तक बने रहें, देखिएगा दोस्तों। आइए मां शारदे को वंदन करते हुए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। आगाज करते हैं अपने प्रथम बिंदु से। अपना प्रथम बिंदु क्या रहने वाला है दोस्तों? आज के इस सेशन का आगाज करने जा रहे हैं अपने एक मिशन के साथ। किसका है मिशन, क्या है मिशन, आइए जानते हैं। दोस्तों, चीन ने अभी एक मिशन लॉन्च की है। क्या? मून मिशन चांग ई 6। कौन सा दोस्तों? चांग ई 6। ये चांग ई 6 है। इसका नामकरण दोस्तों चीन में चंद्रमा की देवी को किस नाम से जाना जाता है? चांग के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा की देवी को किस नाम से जाना जाता है? चांग से जाना जाता है। तो उसी के नाम पर इसका क्या नाम रखा है? चांग ई 6 मून मिशन रखा है। ये एक चंद्रमा पर मिशन है, चंद्रमा के अध्ययन करने वाला है यह मिशन। आइए इसके बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। मैंने क्रोनोलॉजी को वन लाइनर बना दिया दोस्तों। आपको अगर पढ़ना है तो आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। आपको बस हाईलाइट किए हुए है ना वो टॉपिक पढ़ने हैं और बड़े शानदार तरीके से अपने कवर करने वाले हैं। दोस्तों, चीन ने जो ये मिशन लॉन्च किया चांग ई 6, ये क्या करेगा? ये चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्रित करने के लिए अभियान शुरू किया है। यानी यह क्या करेगा? चंद्रमा के कुछ नमूने एकत्रित करके लाएगा, वहां से मिट्टी लेकर आएगा चंद्रमा की और उसका क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। इसमें दोस्तों चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करने वाले हैं। किसका दोस्तों? तो दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करने वाले हैं। चंद्रमा पर एक बेसिन है, एटकिन बेसिन। कौन सा दोस्तों? एटकिन बेसिन। उसका क्या करने वाले हैं? अध्ययन करने वाले हैं। वहां इस एटकिन बेसिन से क्या लाई जाएगी? मिट्टी को लेकर आया जाएगा और उसका अध्ययन किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इस मिशन के बारे में। तो दोस्तों, चीन ने जो अपना मिशन लॉन्च किया है वो चांग ई 6 किया है। और कहां से? वेनचांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से इसे लॉन्च किए है। कौन सी रॉकेट के द्वारा? तो उन्होंने अपनी जो रॉकेट भेजी है वो लॉन्ग मार्च 5 भेजी है। कौन सी भेजी है? तो लॉन्ग मार्च 5 भेजी है। और यह जो मिशन अपना सफलतापूर्वक लॉन्च किया है वो 3 मई 2024 को किया है। तो जितने हाईलाइट है और बॉक्स के अंदर है वो चीज आपको पढ़नी है। पहले जानेंगे मिशन के बारे में। चांग ई 6, रिपीट करें एक बार। चांग ई 6 कहां से इसे लॉन्च किया गया? तो वेनचांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से। और कौन सी रॉकेट इसमें इस्तेमाल की गई है? तो लॉन्ग मार्च 5/8 का इसमें इस्तेमाल किया गया है और 3 मई 2024 को इसे लॉन्च किया गया था। इसमें कुछ घटक शामिल हैं, वो कौन कौन से है दोस्तों? इसमें ऑर्बिटर है, लैंडर है, असेंडर है और री एंट्री मॉड्यूल है। क्या है दोस्तों? ऑर्बिटर है, लैंडर है, असेंडर है और री एंट्री मॉड्यूल है। तो ऑर्बिटर लैंडर के बारे में अपन जानते हैं। री एंट्री मॉड्यूल क्या है दोस्तों? आइए इसके बारे में जानते हैं। री एंट्री मॉड्यूल क्या करेगा? ऑर्बिटर के द्वारा इसे, जब ऑर्बिटर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा या लैंड होगा, तब वहां से उस चंद्रमा की मिट्टी को या नमूने को एकत्रित करके री एंट्री मॉड्यूल के द्वारा उसे वापस यान में लाया जाएगा और फिर उसे धरती पर या पृथ्वी पर लाया जाएगा। ऐसा काम करेगा कौन? री एंट्री मॉड्यूल। तो दोस्तों ये है री एंट्री मॉड्यूल के बारे में अपन ने जाना। तो चीनी चंद्रमा देवी के नाम पर इस मिशन का नाम चांग ई 6 रखा गया। ये मैंने आपको बता ही दिया। यह 53 दिनों का मिशन है। कितने दिनों का मिशन है? तो 53 दिनों का मिशन है। और इसमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के एटकन बेसिन का क्या करेंगे? वहां से नमूने प्राप्त करेंगे। ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो सब जो महत्वपूर्ण बातें थी वो अपन ने जान ली हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें सबसे विशेष क्या है? सबसे इसमें विशेष है दोस्तों कि चीन जो ये चांग ई 6 मिशन लॉन्च किया है, ये पाकिस्तान की सहायता से इस मिशन को लॉन्च किया है। किसकी सहायता से? पाकिस्तान की सहायता से इस मिशन को लॉन्च किया गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर पाकिस्तान ने इसमें सहयोग दिया है तो ये मिशन कितना सक्सेसफुल होगा। ये सभी मेरे साथी बखूबी रूप से जानते हैं। पाकिस्तान ने क्या सहयोग दिया है?
दोस्तों जो ऑर्बिटर बनाया है ना, जो ऑर्बिटर बनाया है उसमें पाकिस्तान ने डिजाइन किया है। पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी है ना सुपार्को, सुपार्को और चीन के संघाई विश्वविद्यालय ने, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इस ऑर्बिटर का डिजाइन किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, कि चीन ने जो चांगी 6 मून मिशन लॉन्च किया गया है किस देश के सहयोग से किया है, तो वो पाकिस्तान के सहयोग से किया है। अब आप पाकिस्तान ने सहयोग किया तो देख लेना कितना वो सक्सेसफुल होता है, वो सभी मेरे प्रिय साथी जानते ही हैं। मिशन ने क्या किया, पाकिस्तान में सहयोग किया है, क्या बनाया है कि मिशन ने पाकिस्तानी ऑर्बिटर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ICQ ऑर्बिटर में चांद की सतह की छवि लेने के लिए 2 ऑप्टिकल कैमरे भी लगाए गए हैं। ऑर्बिटर को चीन के संघाई विश्वविद्यालय और पाकिस्तान की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी, सुपार्को, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, ऑर्बिटर का डिजाइन किया गया है। तो जैसे अपने इसरो है अंतरिक्ष एजेंसी, राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी अपने भारत की इसरो है, वैसे ही पाकिस्तान की कौन सी है, सुपार्को है। देखो अपने बहुत सी सारी चीजें पढ़ते हैं, अपने को बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। क्रोनोलॉजी तो पढ़नी ही चाहिए, बहुत कुछ जानने को मिलता है, बड़ा रोचक लगता है जब अपने पढ़ते हैं। अब देखो अपने इसका अध्ययन किया है, अब इसे अपने मात्र मात्र और मात्र आप टाइम देख लीजिए, 10 सेकंड में इसे क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। अब मिशन कौन सा है, चांगी 6 मून मिशन है। रिपीट करते हैं दोस्तों, आइए मेरे साथ रिपीट कीजिए, चांगी 6 मून मिशन है। कहां से लॉन्च किया, वेनचांग से। कब किया, 3 मई को। किस रॉकेट से, मार्च 5 रॉकेट से। इसमें क्या क्या है, ऑर्बिटर, लैंडर, असेंडर और री एंट्री मॉड्यूल है। कितने दिनों का है, 53 दिनों का है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के एटकन बेसिन का ये अध्ययन करने वाले हैं। जो ऑर्बिटर डिजाइन किया गया है उसमें पाकिस्तान ने क्या किया है, सहयोग किया है, और चीन के संघाई विश्वविद्यालय ने। बस इतना ही है चांग ई मून मिशन। कितना टाइम लगा, ओनली फॉर 10 सेकेंड ही नहीं लगे, क्योंकि अपने जब खुद रिपीट करते हैं ना तब बहुत कम समय लगता है। तो बहुत कम समय में अपने बहुत अच्छे रोचक तरीके से पढ़ते हैं। अगर आपको फिर भी क्रोनोलॉजी याद नहीं हो रही है तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर याद हो रही है तो अभी आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो शेयर कीजिएगा। आइए अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की तरफ। अब जब चाइना और लगातार ये अपने शक्ति को बढ़ा रहे हैं तो अपने पीछे थोड़ी है, इंडिया तो टैलेंटेड है, अपने जैसे लोग हैं। तो इसरो ने किया LVM-3। अब दोस्तों अपने बेसिक पहले पढ़ते हैं, अभी बेसिक क्या चीज है। अब LVM अपने जानते नहीं, LVM की क्षमता बढ़ाने। अब LVM क्या है तो जानना तो चाहिए ना, LVM है क्या। तो LVM क्या है दोस्तों, जो अपने अंतरिक्ष में या जो भी उपग्रह, सैटेलाइट या मिशन लॉन्च करते हैं उसमें जो रॉकेट, साधारण भाषा में कहें तो रॉकेट जो भेजते हैं ना, वो LVM-3 है। अब उस रॉकेट की क्या बना रहे हैं, क्षमता बढ़ा रहे हैं, यानी कम फ्यूल में अधिक दूरी तक तय करे। अब जैसे अपने को गाड़ी लेते हैं, गाड़ी कैसे लेते हैं कि माइलेज अच्छा दे, इसमें टेक्नोलॉजी नहीं हो, इंजन इसका अच्छा हो, कम ऑयल में अधिक दूरी तय करे। तो वैसे ये इसरो वाले कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि ऐसे रॉकेट बना रहे हैं भी कम ईंधन में अधिक दूरी तय करे, ठीक है, अच्छे से चले, और उसमें क्या करें, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का विकास करें। तो उन्होंने एक सफल इग्निशन परीक्षण किया है, किसके द्वारा, केरोसिन का इसमें यूज किया गया है। तो ऐसे करके इस LVM की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये इसरो के द्वारा भी एक परीक्षण किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी पर स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स सेमी क्रायोजेनिक प्री बर्नर का पहला इग्निशन परीक्षण 2 मई 2024 को सफलतापूर्वक किया है। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। सेमी क्रायो प्री बर्नर का सफल प्रज्वलन सेमी क्रायोजेनिक प्रणोदन प्रणाली के विकास में इसरो की एक बड़ी उपलब्धि है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन इग्निशन एक स्टार्ट फ्यूल एम्प्यूल का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है, जो ट्राइएथाइलाइन एल्यूमिनाइड और ट्राइएथाइलाइन बोरॉन के संयोजन का उपयोग करता है। तो ये दोस्तों कुछ ईंधन की ये वेराइटीज है जिसके द्वारा क्या है कि क्षमता बढ़ाई जा सकती है, कम खर्च में अधिक दूरी तय की जा सकती है। जैसे अपने जो मिशन लॉन्च करते हैं वो काफी कम खर्च में और अच्छे अच्छे मिशन अपने इसरो के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। तो ये परीक्षण अभी किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट
बिंदु की ओर। अभी फिर एक और इसरो ने एक महारत ही हासिल की है कि जो अपने पीएसएलवी लॉन्च करते हैं ना, पीएसएलवी रॉकेट है पीएसएलवी, तो उस पीएसएलवी में एक 3D प्रिंटर लगाया गया है। क्या ऐसा मान लीजिए कि उसके ऊपर पीएसएलवी के ऊपर क्या किया गया है, एक 3D प्रिंटर लगाया गया है, जिसकी सहायता से आसानी से वो क्या किया जाएगा, जहां पर भी उस रॉकेट को या सैटेलाइट को भेजा जाएगा तो वहां से वो अपने चित्र है या फोटोज है वो भेज सकेगा। ये मैंने आपको बेसिक बता दी। अब अपने पढ़ते हैं। इसरो ने एक और कामयाबी हासिल करते हुए अपने तरल रॉकेट इंजन PS4 को 9 मई 2024 को लंबे समय तक सफलतापूर्वक संचालित किया है। किसको? PS4 को। ये एक रॉकेट है। ये तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में इस इंजन का 665 सेकंड अवधि तक इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। किसका? जो अभी इस पर जो है 3D प्रिंटर लगाया उसका। इसके डिजाइन में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या 3D तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। PS4 नाम के इस इंजन का उपयोग इसरो के मुख्य रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV के ऊपरी हिस्से में किया जाता है। किसका? इस PS4 का। इस नए डिजाइन किए गए इंजन का उपयोग PSLV प्रक्षेपण यान के चौथे चरण में और PSLV के पहले चरण की प्रतिक्रिया में कंट्रोल यूनिट में भी किया जाएगा। इसमें क्या लाभ होगा? इसमें होगा कि कच्चे माल में 97% की तो बचत होगी और प्रोडक्शन टाइम क्या होगा, 60% तक कम कर देता है। 3D प्रिंटेड PS4 इंजन के हॉट परीक्षण को सफलतापूर्वक करने में निजी भागीदारी विप्रो 3D ने इसरो का सहयोग किया है। तो ये है दोस्तों। अभी क्या किया गया है? 3D प्रिंटिंग का इसमें इस्तेमाल किया गया है। चीन ने लॉन्च किया शियान 3 सैटेलाइट। किसके लिए दोस्तों? तो ये पर्यावरणीय निगरानी के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है ताकि पर्यावरण को हानि ना हो, क्योंकि चीन इसके लगातार एनवायरनमेंट को लेकर काफी अग्रेसिव हो चुका है। तो चीन ने जो अपना जो मिशन लॉन्च किया गया है, कौन सा? शियान 23। शियान 23 है वो मार्च 4C रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया है? 12 मई 2024 को। यह एक निगरानी उपग्रह है। ये क्या करेगा? निगरानी रखेगा ऊपर से, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। ऐसे मानो कि वहां पर ज्यादा पर्यावरण यानी वनों में पेड़ कटाई ना हो, प्रदूषण ना हो, तो सब कुछ बताता रहेगा। तो एक पर्यावरण निगरानी उपग्रह है। कौन सा? शियान 23। अब की बार चीन ने 2 बड़े कदम उठाए हैं, एक तो मून मिशन और एक शियान 23। तो याद रख लेंगे। देखो दोस्तों, मैंने आपके लिए वन लाइनर कर दिया इस क्रोनोलॉजी को। कैसे कर दिया? शियान 23 पढ़ना है, जो बॉक्स में है ना वो आप पढ़ोगे तो आपको याद रह जाएगा। और इसमें कुछ है ही नहीं। 12 मई 2024 को इसे लॉन्च किया गया है। कौन सा है उपग्रह? तो शियान 23 है। कौन सी रॉकेट है? मार्स 4C है। एक निगरानी उपग्रह, पर्यावरणीय निगरानी में किया जाएगा। बस अपने से प्रश्न पूछेंगे तो यही पूछेंगे शियान 23 मिशन किसका है? तो चीन का है। इसे कब लॉन्च किया गया? 12 मई को लॉन्च किया गया। और इसका काम क्या है? ये पर्यावरणीय गतिविधियों को गौर से देखेगा, उसका अवलोकन करेगा। तो ये बस। और इसमें है क्या? तो जब आप एक बार सेशन अटेंड करने के बाद इसे दोबारा पढ़ोगे ना, तो सिर्फ 1 मिनट का खेल है, 1 मिनट का। आप तो बस सेशन से जुड़े रहिएगा, सेशन का आनंद लीजिएगा। भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक UAV का अनावरण किया गया है दोस्तों। अब अपने बम बरसाएंगे। चीन वाले जो मून मिशन लॉन्च कर रहे हैं तो अपने भी बम बरसाएंगे। अपने एक ऐसा UAV तैयार कर लिया है। कौन सा दोस्तों? उसका क्या नाम रखा है? अभी UAV आपको दिखाएंगे। भारत की रक्षा क्षेत्र में की एक कंपनी ने पूरी तरह से स्वदेशी बॉम्बर में ना बम बरसाने वाला, बम्बों की बौछार कर देंगे। जॉब लगाए ना लगाए लेकिन बम से उड़ा जरूर देंगे। नौकरियां निकाले या ना निकाले लेकिन बम तो बनाने सिखा देंगे। क्रांतिकारी पैदा हो रहे हैं, क्रांतिकारी। स्वदेशी बॉम्बर UAV तैयार करने में सफलता पाई है, जिसका नाम FWD-200B रखा है। एक ऐसा हेलीकॉप्टर मान लीजिए बनाया है, वो अपने आप ऑटोमेटिक, उसमें कोई भी उसे संचालित नहीं करेगा, कोई भी मनुष्य उसे संचालित नहीं करेगा, ऑटोमेटिक रडार सिस्टम से वो चलेगा। ठीक है दोस्तों। भारत के रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी कंपनी फ्लाइंग वेस्ट डिफेंस
फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा इसे निर्मित किया गया। किसके द्वारा? फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा। किसको? FWD 200B को, FWD 200B को। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? UAV है, अनमैन्ड, जैसे क्या बोलते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी जो बिना मनुष्य के, बिना आदमी के हवा में उड़ता है वो व्हीकल है ये, तो उसे UAV भी बोलते हैं। तो ये देखो दोस्तों, ये अपना UAV है, इस प्रकार है, ये हवाई जहाज सा है। इसका जो उद्घाटन है दोस्तों, यानी अनावरण बेंगलुरु में 3 मई 2024 को किया गया। कब किया गया दोस्तों? बेंगलुरु में 3 मई 2024 को किया गया। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब लास्ट में इसे रिकैप करेंगे 1 मिनट में। FW 200B एक मध्यम ऊंचाई और लंबी धीरज मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है। मानव रहित यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। कंपनी ने FW 200B अमेरिका की प्रेडिक्टर ड्रोन की तुलना में काफी कम खर्च में तैयार किया है। मैंने आपको बताया ना अभी कि अपने जो भारत वाले हैं बड़े मितव्ययी हैं, बहुत कम पैसे में बड़ा दिमाग है इन लोगों के पास, क्योंकि भारत विश्व गुरु रहा है। तो बड़ी रोचक बात है कि हम बहुत जुगाड़ी भी हैं, जुगाड़ी के साथ कहीं तो बहुत टैलेंटेड भी हैं। तो कम खर्च में क्या कर देते हैं, अपने जो लक्ष्य है उसको अंजाम तक पहुंचा देते हैं। इसकी कीमत है वो 25 करोड़ की है, और जबकि अमेरिका का ऐसा ही जो ड्रोन है वो 250 करोड़ में तैयार हुआ था और अपने 25 करोड़ में तैयार कर दिया। तो ऐसे अपने इसरो के महान वैज्ञानिक है, इनको सलाम है, नतमस्तक वंदन है। तो ये दोस्तों अपने FWD 200 के बारे में पढ़ा है। ऑटोमेटिक बम वर्ष का FWD 200B, ठीक है, ये अपना FWD 200B है और इसकी कीमत 25 करोड़ है। इसे बेंगलुरु से लॉन्च किया गया है 3 मई 2024 को। कब दोस्तों? 3 मई 2024 को। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसके कुछ विशेषताएं हैं। पेलोड क्षमता, अब दोस्तों कुछ साथी पढ़ते हैं तो पेलोड क्षमता, इसमें क्या क्रोनोलॉजी में अथाह ज्ञान है, सारा समाया होता है। तो अपने को वर्ड्स का पता नहीं होता, तब अपने को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। जब वर्ड्स को डिफाइन कर दिया जाता है तब पता लग जाता है। अब पेलोड क्षमता अपने पढ़ते हैं, क्या पता क्या ही होगी, क्या ही पता क्या ही होगी। पेलोड क्षमता किसे कहते हैं? कोई भी यान है, चाहे हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, चाहे वो सेना का हेलीकॉप्टर है, चाहे सेना का हवाई जहाज है, चाहे ऐसे बम वर्षक है, वो अपने साथ कितना वजन उठाकर ले जा सकते हैं, तो उसे पेलोड क्षमता बोलते हैं। अब ये जो FWD 200B है ना, ये 200B, ये अपने साथ 100 किलोग्राम तक कोई भी चीज ले जाएगा। जैसे इसमें अब बम लेके जाएगा तो ये 100 किलोग्राम तक क्या ले जा, बम ले जा सकता है। इसकी जो स्पीड है वो 370 किलोमीटर प्रति घंटा है और 200 किलोमीटर तक अपने इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये 200 किलोमीटर तक ग्राउंड कंट्रोल, यानी ग्राउंड से जैसे अपने ड्रोन उड़ाते हैं ना, मोबाइल उस पर लगा के हैंड में उसका रिमोट कंट्रोल रह के 200 किलोमीटर, वैसे इसे 200 किलोमीटर तक अपने इसे यूज कर सकेंगे और 12 से 20 घंटे तक यह उड़ान भर सकता है। मध्यम ऊंचाई और लंबी अवधि तक उड़ान भरने की इसमें क्षमता है। ऑप्टिकल निगरानी, पेलोड और स्टिक हवाई हमले के हथियारों को ले जाने में भी यह सक्षम है। यह है अपना FW 200B। भारत द्वारा पनडुब्बी रोधी सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अब ये पनडुब्बी रोधी मिसाइल है, जो समुद्रों में पनडुब्बियां चलती है, जो समुद्र में पनडुब्बी अटैक किया जाता है, उनको ध्वस्त करने के लिए अपने भारत ने भी सफल परीक्षण किया गया है। और किस मिसाइल को लॉन्च किया गया है? तो स्मार्ट को। कौन सी? स्मार्ट को दोस्तों। किसको? स्मार्ट को। सुपर, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पिडो, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका जो सफल परीक्षण है वो कहां से किया गया? तो ओडिशा के बालासोर तट पर। अभी ओडिशा के बालासोर तट से इसे परीक्षण को अंजाम दिया गया। और कब किया गया? तो दोस्तों 1 मई 2024 को। और किसके द्वारा? तो DRDO के द्वारा यह विकसित किया गया। किसको? इस स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल को। ठीक है दोस्तों, ये क्या करेंगे? स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल है जो हल्के टॉर्पेडो वितरण प्रणाली है, जो 643 किमी तक दूरी तय कर सकती है। इसकी क्षमताओं में 20 किमी की रेंज वाला एक हल्का टॉर्पेडो और पेलोड के रूप में 50 किलोग्राम तक उच्च विस्फोटक वॉरहेड भी शामिल है। यानी 50 किलोग्राम तक उच्च विस्फोटक इसमें मिसाइलें या बम ऐसे कुछ भी है जो दूसरी पनडुब्बियों को क्या कर सकती है? ध्वस्त कर सकती है। तो इस प्रकार अपने स्मार्ट का जो पनडुब्बी है उसका परीक्षण किया गया। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। कहां से? तो अब्दुल कलाम द्वीप से, ओडिशा के बालासोर तट पर।
भारत पाकिस्तान की सीमा पर तैनात करेगा हर्मिस 900 ड्रोन, हर्मिस 900 ड्रोन। तो दोस्तों ये जो ड्रोन है, जो अभी जो भारत पाकिस्तान की सीमा पर तैनात करने जा रहा है, वो हर्मिस 900 है, ठीक है। उससे पहले हेरोन लॉन्च किया था, ठीक है। अब याद कर लेंगे, रख लेंगे। पाकिस्तान को हैरान करने के लिए अपने पहले कौन सा ड्रोन लॉन्च किया था? हेरोन। कि पाकिस्तान हैरान हो जाए भी, भारत वाले ऐसे कर रहे हैं, इंडिया ऐसे कर रहा है, इंडिया तो हमें जीने ही नहीं देगा। तो वो क्या हो गए? हैरान हो गए। किसको देख के? हेरोन को देख के। अब भारत वाले क्या करने लगे? वो शांत बैठ गए हेरोन से डरकर। तो भारत वाले मिस करते हैं कि आप आओ हमसे पंगा तो लो, हम आपको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो हर टाइम मिस करते हैं। तो इसलिए कौन सा ड्रोन नियुक्त किया है? हर मिस नियुक्त किया गया है। तो पहले पाकिस्तान को हैरान किया, अब पाकिस्तान को हर टाइम मिस कर रहे हैं। तो इस प्रकार सभी मेरे प्रिय साथी याद रख लेंगे। पाकिस्तान की सीमा पर निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने हर्मिस 900 या इसका एक उपनाम भी है दृष्टि 10, दृष्टि 10 के नाम से भी इसे जाना जाएगा, इस ड्रोन को तैनात किया है। तो दोस्तों इस ड्रोन को भारतीय सेना ने अपने बठिंडा बेस पर तैनात करेगी। कहां पर दोस्तों? तो बठिंडा बेस पर तैनात करेगी। और यह जो ड्रोन है, इसकी आपूर्ति है वो अडानी डिफेंस सिस्टम के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? अडानी डिफेंस सिस्टम के द्वारा अनुबंध के रूप में की जाएगी। और यह जो पहला ड्रोन है वो अपने को 18 जून को मिला था। कब मिला था? 18 जून को मिला है पहला हर्मिस 90 स्टारलाइनर ड्रोन, ठीक है। हर्मिस 900 स्टारलाइनर ड्रोन 30 घंटे से अधिक की लंबी अवधि तक क्या कर सकता है? उड़ान भर सकता है और 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसमें जो तकनीकें हैं वो किसकी है? तो इजराइल की तकनीक इसमें यूज की जा रही है। इससे पहले भारत ने हैरान मार्क 1 और मार्क 2 इससे पहले ड्रोन संचालित कर रही थी। जबकि आपातकालीन खरीद के अंतिम चरण में हर्मिस 900 ड्रोन का भी अपने ऑर्डर दे दिया था, भी एक हर्मिस भी भेजो। पहले हैरान किया, अब हम हर टाइम क्या करेंगे? उनको मिस कर रहे हैं, वो कुछ शांत बैठे हैं, तो इसलिए अपने को हर्मिस 90 स्टारलाइनर ड्रोन को मंगवाया है। तो ये दोस्तों थे अपने ड्रोन, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा। कहां पर लॉन्च करेगा? तो ये पाकिस्तान की सीमा पर इसे संचालित करेगा, ये अपने को ध्यान में। चीन ने पहला सुपर कैरियर फ्यूजियन समुद्र में उतारा। ये फ्यूजियन देखना दोस्तों, फ्यूजियन जहाज है बहुत बड़ा सारा, बहुत बड़ा जहाज है, पानी वाला जहाज, पानी वाला जहाज फ्यूजियन। गूगल पे सर्च करो, पानी वाला जहाज आएगा फ्यूजियन लिख के। क्या? फ्यूजियन लिख के। चीन ने अपना पहला सुपर कैरियर अप्रैल 2024 को समुद्र में उतारा है, ठीक है। यह चीन का तीसरा विमान वाहक युद्धपोत है जो अमेरिका से बाहर बना सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका नामकरण सुपर कैरियर का नाम फ्यूजियन, जो चीन का एक प्रांत है फ्यूजियन, उसके नाम पर इसका जहाज का नाम भी क्या रखा गया है? फ्यूजियन रखा गया है, जिसे अप्रैल 2024 को इन्होंने लॉन्च किया गया। काफी बड़ा जहाज है, काफी इस पर ये जो हेलीकॉप्टर वगैरह है उनको अपने लैंड करवा सकते हैं। और हवाई जो जैसे अपने युद्ध विमान है, मिराज हो गया, जगुआर हो गया, तो ऐसे भी उस पर लैंड करवाए जा सकते हैं। फ्यूजियन के बारे में जान लेते हैं। फ्यूजियन पूरी तरह से चीन में ही बना, फ्यूजियन चीन का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट भी है। इसमें कैटोबार लगाए गए हैं। अब कैटोबार क्या होते हैं, मैं आपको हर एक वर्ड डिफाइन करता हूं। कैटोबार दोस्तों जैसे ये जहाज है, ये क्या है? समुद्री जहाज है, बड़ा सारा जहाज है, ठीक है। यहाँ पर इसमें 2 रस्सियां लगी हुई है, इसमें रस्सियां लगी हुई है। ये जैसे ये मान लो गुलेल लगी हुई है, ठीक है। अब जैसे इधर से हवाई जहाज आ रहा है, तो ठीक है, उस हवाई जहाज में क्या होगी? एक किल्ली सी होगी, उसमें ये रस्सियां क्या अड़ जाती है और उसे उतनी ही जगह में क्या कर लिया जाता है? हवाई जहाज को रोक लिया जाता है। ये इस प्रकार 2 रस्सियां लगी हुई है, इनको क्या बोलते हैं? कैटोबार बोलते हैं। अब अपने देखते हैं, हवाई जहाज जब टेक ऑफ होता है यानी उड़ान भरता है, तब अपने देखते हैं वो काफी रनवे पर काफी लंबी दूरी तय करता है। अब जहाज में कैसे दूरी तय करेगा? तो लंबी दूरी नहीं तय कर सकेगा ना। अब जहाज पर क्या करता है, जब वो जो हवाई जहाज है, वो उसकी एक किल्ली इसमें अड़ जाती है और फिर इस किल्ली रस्सी के द्वारा इतनी जो गुलेल की भांति खींचा जाता है और यहाँ से चलाने की बजाय इस रस्सी से ही उसको टेक ऑफ करवा उड़ान उससे भर जाती है। ये गुलेल की तरह उस रस्सी को कैटोबार को छोड़ता है और वो उड़ान भर लेता है, इतनी स्पीड होती है। तो इसे बोलते हैं कैटोबार। समझ गए ना आप?
केटोबोर से आशय है कि इसमें फाइटर जेट एक गुलेल जैसे डोर की मदद से टेक ऑफ और लैंड करेंगे। ठीक है। फ्यूजियन सुपर कैरियर टाइप 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका डिप्लेसमेंट 71,875 टन है। 316 मीटर लंबे इस युद्धपोत में के बीम 249 फीट ऊंचे हैं। एक बार आप फ्यूजियन डाल के गूगल पर सर्च करना, आपके सामने जो सारी जो अपन ने पढ़ी है वो सब चीजें क्लियर हो जाने वाली है। चीन का सुपरक्राफ्ट फ्यूजियन एक बार में 60 से 70 लड़ाकू जेट ले जा सकता है, इतना बड़ा है ये फ्यूजियन। फ्यूजियन देखेंगे तो अपने को स्क्रीन मोबाइल की बड़ी करवानी पड़ेगी, इतना बड़ा है, तो आप देख लीजिएगा। फ्यूजियन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम है और एडवांस अरेस्टिंग गियर तकनीक भी इस्तेमाल किया गया। यह तकनीक अभी तक केवल अमेरिका के पास थी, जो गेराल्ड फोर्ड विमान वाहक में लगी हुई थी। दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत है गेराल्ड फोर्ड। आज अपने कितनी शानदार शानदार चीजें जानी है पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में। अब दुनिया, अपने को पता था क्या कि दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत यानी पानी वाला जहाज जो युद्ध में यूज करते हैं किसका था, क्या नाम था उसका, वो अमेरिका का है, उसका नाम गेराल्ड फोर्ड था। गेराल्ड फोर्ड था, तभी तो अपने भारत में फोर्ड नाम का ट्रैक्टर चलता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों अपना आज का सेशन। कैसा लगा आपको जरूर बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। एक बार मैं रिकैप कर देता हूं। चीन ने अपना पहला सुपर कैरियर फ्यूजन उतारा है। ये एक विमान वाहक युद्धपोत है, पूर्णतः स्वदेशी है। चीन की इसमें टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है और भारत पाकिस्तान की सीमा पर एक ड्रोन तैनात करने जा रहा है। कौन सा है? हरमिस 900। हरमिस 900 अभी वो कहां पर है? बठिंडा एयरबेस पर है। ठीक है। भारत द्वारा अभी एक पनडुब्बी सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की गई है, वो कौन सी है? स्मार्ट है। और किसके द्वारा विकसित की गई है? डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है। भारत ने एक अनमैन्ड मानव रहित एक बम वर्षक विमान बनाया है, उसका नाम क्या दिया गया? FW-200B और फ्लाइंग बेस डिफेंस के द्वारा वो बनाया गया। चीन ने एक पर्यावरण की निगरानी के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया गया, Xi'an-23। और जो विशेष है वो है चीन का मून मिशन चांगी 6, जो वेनसैंग अंतरिक्ष प्रक्षेपण के अंदर से 3 मई को लॉन्च किया गया और इसमें पाकिस्तान ने सहयोग दिया है। पाकिस्तान ने इसका ऑर्बिटर डिजाइन किया गया है। पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? सुपार्को। तो ये था दोस्तों आज का अपना सेशन। कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। इसी के साथ आपसे इजाजत लेना चाहूंगा चंद शब्दों के साथ कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो जय हिंद साथियों। अगली कड़ी में अपने चर्चा करने वाले हैं अपने नेक्स्ट सेशन की और उसमें अपन जानेंगे आर्थिक परिदृश्य के बारे में। ऐसे ही वन लाइनर फैक्ट के रूप में अपन जानेंगे बहुत कम समय में और बड़े रोचक तरीके से अध्ययन करेंगे। तो जय हिंद साथियों।